नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा बड़े ज़ोर से गरमाया हुआ है। इस हद तक गरमा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि कहीं से भी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, उसके चीफ तक ने कहा कि हमारा ये मानना है कि हम आरक्षण को तब तक जारी रखने देंगे जब तक कि इसकी ज़रूरत हो, ऐसा उन्होंने कहा। आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, ऐसा उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात तो शुरुआत करते समय तो मैं यहीं से कहूँगा कि चूँकि एक जो भारत की सत्ताधारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, चूँकि संघ उसका एक मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि संघ उसका एक आनुषंगिक संगठन है। लोग ये कहते हैं कि संघ का आनुषंगिक संगठन भाजपा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा का आनुषंगिक संगठन संघ है, क्योंकि ये संघ की कुछ चलती नहीं है। और संघ जो है वो हमेशा ऐसे सारे भारतीय जनता पार्टी के फ़ायदे के लिए, तो जो कभी ज़रूरी होता है तो मोहन भागवत सामने आ जाते हैं बयान देने, लेकिन जब उसका नुकसान कर देती है, जैसे कि कोरोना पीरियड में किया था या और तमाम जगहों पर, या जैसे आर्थिक जो बुरी तरीके से मामला फ्लॉप होता जा रहा है, या बड़ी बेरोज़गारी है, इन सब पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत साहब कभी कोई बयान नहीं देते हैं। हाँ, जहाँ भाजपा को फ़ायदा पहुँचाना होता है वहाँ वो मुँह खोल के सामने आ जाते हैं, ऐसा है। बहरहाल ठीक है, हर व्यक्ति, हर संस्था की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन बहरहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक मोहन भागवत है, उनकी बात का महत्व कोई इसलिए भी नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन मात्र है जो ऐसा कहता है कि वो केवल राष्ट्र की उन्नति के लिए जुटा रहता है और उसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं। इसलिए मोहन भागवत ने जो कहा उसकी कोई संवैधानिक मूल्य या महत्ता नहीं है, उसके कहने पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो है वो है ही। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहीं पर से एक सवाल और पैदा होता है कि आरक्षण का मुद्दा इतना जोर आखिरकार आरक्षण के मुद्दे ने पकड़ा क्यों? ये एक बेसिक बात है कि एक ऐसा मतलब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता को 75 साल हो गए और उसमें भी पिछले 10 सालों में मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि भारत जो है वो विश्व शक्ति बन गया। तो उसके बाद जो है वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल गेहूँ देना या आरक्षण की वकालत करना, इसका कोई मतलब नहीं है। या यही कहना भारतीय जनता पार्टी का कि आरक्षण हम देते रहेंगे जब तक उनकी इच्छा होगी, ये कोई मतलब नहीं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया है कि वो मतलब कालातीत विकास है कि न कभी हुआ, न होगा, न हुआ था, ये एक बात है। और ये एक यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब ये नरेंद्र मोदी जब आए थे 10 साल पहले, तो ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा और पूरा फोकस इनका यही था। खैर, हालांकि नरेंद्र मोदी की किसी बात पे भरोसा करना या उस पर बात करना भी एक तरीके से बचपना ही है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जितने बयान थे 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ नौकरियों से लेकर के और गोबर इकोनॉमी बनाने से लेकर के, और अब जो लेटेस्ट वो चल रहे हैं, इन सब बयानों कोई मतलब नहीं। वो किसी समय किसी बात पे अपने किसी सनक में या तात्कालिक फ़ायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद धीरे से निकल लेते हैं। उनकी स्ट्रेटजी सब जान गया है। बहरहाल उसी के तहत उन्होंने एक स्ट्रेटजी उस ज़माने में उनकी बना करती थी। वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बहुत दिया करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत, आप लोगों को याद होगा। और आज की तारीख में कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। और जैसे कि खबरें आ रही हैं, पता नहीं किस हद तक सच है, ये तो मैं नहीं जानता, कि वो लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी शायद सत्ता में वापसी भी हो जाए। हालांकि उससे निपटने के जितने भी उपाय हैं अपने मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ तक कि 3 सांसदों को उन्होंने नियम विरुद्ध जा करके सांसद भी बनवा दिया है, ताकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग चुनाव अगर मतलब बहुमत में से सीटें घटेंगी भी तो 15-20 सीटें घटेंगी, उसकी व्यवस्था भी वो अभी से कर रहे हैं। बहरहाल बात बात चलती है, फिर बात निकलती जाती है। बात इस समय आरक्षण की हो रही है, तो आरक्षण की बात इस समय सबसे ज़्यादा जोर पकड़ रही है। अब इसके थोड़ा सा जैसा होता है कि भाई आरक्षण की बात की इस जगह पर जोर पकड़ने का क्या मामला है, उस पर भी चर्चा कर ली जाए। भारत का संविधान जब बना तो एक नितांत एकदम विपरीत परिस्थितियों में, एकदम नितांत नई परिस्थितियों में बना था। आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि पूरा का पूरा जो सामाजिक ढांचा था, वो जो 1000 साल पुराना या 2000 साल पुराना जो ढांचा था, या कह लीजिए कि जो सनातनी ढांचा था, वो ढह करके भारत एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा था। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक नया संविधान बना और संविधान में जोर मोटे तौर पर आर्थिक विकास और उस आर्थिक विकास का हिस्सा सब तक पहुँचे, इसके लिए ये संविधान बनाया गया, जिसके कि आप सब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये सिलसिला बड़े आराम से 89 तक चला है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और सारा फोकस भी इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक विकास पर ही रहा, जिसमें भारत ने बहुत से ऊंचे पायदान चुने। आरंभिक 2-2, 3-3 युद्धों से निपटने के बाद 74 में इंदिरा गांधी ने परमाणु बम का परीक्षण किया, उससे बहुत फ़ायदा हुआ और श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, तमाम सब चीज़ें हुई। इसमें कोई शक नहीं कि सन 1989 तक भारत में जो फोकस था वो राजनीति का आधार तब भी जाति और धर्म ही था, लेकिन यह है कि वो अंडर करंट होता था। मुख्य धारा जो है वो मुख्य विकास फोकस जो होता था वो विकास पर होता था और विकास के सारे संभव उपाय किए जाते थे। बीच इस कालखंड में, मतलब 47 से लेकर 89 तक के कालखंड में, बीच बीच में जो कुछ प्रदेशों में और एक बार 1977 में जब दूसरी पार्टी की सरकार आई केंद्र में, तो भी विकास का आधार जो था वो पूर्ववत रहा कि राजनीति में हमको विकास का ही वही मुख्य मुद्दा बनाना है। बहरहाल स्थितियां पलटी, समय एक सा नहीं रहता और कई वजहों की वजह से जिन पे चर्चा फिर कभी होती रहेगी, आप मोटे तौर पर लोग जानते भी हैं। 89 में स्थितियां बदली। 89 में राम मंदिर आंदोलन के चलते धर्म ने और उस धर्म की काट के लिए जाति ने राजनीति में प्रवेश किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जाति को लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी सब धर्म को लेकर के आई। उसके बाद से राजनीति जो थी वो पूरी तरीके से, आप ये समझ लीजिए, कई जगहों पर अड्डा-बड्डा करने लगी और स्थिर सरकारों के दौर का अंत हो गया। उसके बाद इस बीच में तमाम दलों की सरकारें बनी, वीपी सिंह की बनी, कांग्रेस की बनी, भाजपा की बनी, सबकी बनी, लेकिन वो सब इस तरीके से अस्थिर सरकारें थी जिनका कोई खास एजेंडा था भी नहीं, बस सरकारें चली। उसके बाद लंबे समय के बाद जो एक मतलब स्थिर सरकारों का दौर एक तरीके से फिर से तब आया जब फिर मनमोहन सिंह सामने आए। मनमोहन सिंह आए, 10 साल की उनकी सरकार चली और इसमें कोई शक नहीं है कि 10 साल की उस सरकार के दौर में भारत ने पहली बार समृद्धि देखी है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आज भी कहूँगा। ऐसा क्यों हुआ, ये इस पर फिर कभी चर्चा होगी। उस समृद्धि के कई परिणाम हुए। भारत ने लंबी समृद्धि देखी, एक ठोस मिडिल क्लास तैयार हुआ और भारत का जो एक जो मतलब ऐसा तबका था जो जिसको आज की तारीख में पिछड़ा और दलित तबका कहते हैं, उसके युवा वर्ग ने भी पहली बार समृद्धि का आस्वाद चखा। जाहिर सी बात है, समृद्ध आदमी अपने देश के लिए भी सोचता है, ऐसा होता है। उसका नतीजा कांग्रेस को तो खैर जो मिला सो मिला ही मिला, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज़्यादा मिला और भारतीय जनता पार्टी की फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जिसमें दलित और पिछड़े वर्गों के उन तमाम लोगों ने भी जो समृद्ध हो चुके थे मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में, जो तमाम नीतियां आई, उसके चलते जो दलित और पिछड़े वर्ग जो समृद्ध हुए और जो पहले से संविधान के चलते समृद्ध हो रहे थे, उन सब लोगों ने भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और नरेंद्र मोदी की सरकार आई। यहाँ इस सरकार के आने के बाद ही सारी एक तरीके से जो सारे जो बने हुए सामंजस्य थे वो सारे के सारे बिगड़ने लगे। पहला तो गड़बड़ी ये की कि इन सब जातियों का वोट ले करके और नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता पे आई और उनके बाद फिर नरेंद्र मोदी, मतलब एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहले से अप्रोच था कि हमको कुछ लोगों के भले के लिए काम करना है और बाकी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए झूठ बोलना है या बातों को भ्रम फैलाना है, ये तो हुआ वो कोढ़। और उसमें खाज लेके नरेंद्र मोदी आए कि उन्होंने ऐसी सारी नीतियां अपनाई जो एक तरीके से कहीं ना कहीं जाकर के अडानी अंबानी टाइप के लोगों के हित में रही और देश का लगभग पूरा पैसा जो था 22 परिवारों को में बांट दिया गया और बाकी का जो हिस्सा था उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सरकारी नौकरियां मिलनी बंद हो गई, रोजगार भीषण रूप से उसका आकार पड़ गया। ये सब सारी बातें आप लोग जानिए ना, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। उसके चलते अब इस बार के जो चुनाव थे उनमें वो सारे फिर से मुद्दे उससे उठाने लगे जो एक तरीके से धीरे धीरे अपनी रेलेवेंस उनकी ख़त्म होती जा रही थी। आरक्षण भी उसी में से एक मुद्दा है। आरक्षण की रेलेवेंस जो थी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। ख़त्म होने का सेंस कि वो उतना ऐसा मुद्दा नहीं रह गया था जिसको लेकर के लोग बात करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों से ये मुद्दा फिर से आगे बढ़ गया। उसको कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत से वो क्या नाम है वो होते हैं, वो आंकड़े निकाले जाएँ तो सामने आ जाएंगे कि सरकारी नौकरियों में कई बार जो था आरक्षण के प्रावधानों को पालन नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र को भी तमाम नौकरियां ही देनी बंद कर दी गई, तो उसके बाद आरक्षण की बात कहाँ से पैदा होगी। ये सब सारी बातें हुई। उसके चलते ये आरक्षण का मुद्दा जो था, अब जाहिर सी बात है यहीं से राहुल गांधी फिर खेल कर गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से झूठ बोल करके और धर्म आधारित राजनीति पे फिर से तीसरा चुनाव जीतना चाहती थी। इसलिए भूतकाल से प्रेरणा लेकर के राहुल गांधी ने जो है वो मुद्दा उठा दिया, क्या नाम है, आरक्षण वाला मुद्दा उठा दिया। जो इस समय भारत की जो स्थिति है, जो नरेंद्र मोदी और 10 साल की भाजपा सरकार ने कर दी, उसमें आरक्षण के मुद्दे ने फिर जोर पकड़ लिया।
भाई जो नौकरियां हैं नहीं, तो जो भी नौकरियां या जो भी अवसर हो उनमें सबको समान अवसर मिले। और इस 10 सालों में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जो सरकार का जो 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 पूरी तरीके से स्थिति आई, उसमें जो था वो मतलब लगभग तीनों ही तबके, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हों, उन तीनों ही तबकों के युवक जो थे बेरोजगार हो गए और खाने बिना मरने लगे। तो ऐसे में फिर हुआ ये कि जाहिर सी बात है, सब जो सवर्ण तबका है उसके पास तो पहले से भी थोड़ा बहुत सरमाया है, लेकिन जो पिछड़ा और दलित तबका है उसके पास तो अभी देर हाल ही में 60-70 साल में ही पैसा आया था। जाहिर सी उसकी बात है, उसकी हालत और ख़राब हो गई। अब इस सबको कुल मिला करके आरक्षण के मुद्दे ने फिर से जोर पकड़ लिया, जो इतना जोर पकड़ता गया कि कि यहाँ तक बात आ गई कि जब जो वही खेल करते हैं तो खेल, आप खेल कर रहे हैं तो दूसरा भी खेल करेगा। तो जब ये 400 सीट की बात लेकर के आए भारतीय जनता पार्टी वाले, और इनके 2-3 लोगों ने कह भी दिया कि 400 की बात आ जाएगी तो हम जो है संविधान बदल देंगे, संविधान बदल करके और वो सारे काम करेंगे जो हम करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी मंशा कुछ और रही हो, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब चुनाव में खेल हो रहा है तो कांग्रेस ने भी लेवड़ी की है। 400 इसलिए चाहते हैं कि संविधान बदल करके जो दलित और पिछड़ा तबका है उसको कुछ देने से इनकार कर दें, पिछली तरीके से, पिछले समय के तरीके से चीज़ों को फिर से वैसे ही वापस कर दें कि थोड़ा सा संपन्न प्रभु वर्ग और बाकी सब कामगार। इसको लेकर के इस समय शोर मच रहा है, और शोर इस कदर घातक है कि उसके चुनाव परिणाम जो हैं दिखाई देने लगे हैं। 2 बार के चुनाव परिणाम काफ़ी कम रहे हैं जैसी सूचनाएँ आ रही हैं, बाकी तो ईवीएम में बहरहाल जो भी फिलहाल जो फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसमें चुनाव परिणाम काफ़ी कम है। सॉरी, चुनाव के जो वोटिंग का परसेंटेज है काफ़ी कम है। उसकी 2 वजह है मेरे ख़्याल से। पहली तो ये कि इतना बुरा 10 साल का जो तंत्र रहा है, शासन तंत्र इतना बुरा रहा है कि लोगों को शासन से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है, वो निकल ही नहीं रहे हैं। और दूसरा ये कि ज़ाहिर-सी बात है जो जो इस 10 साल के बुरे शासन तंत्र से जो जो लोगों को नुकसान पहुँचा है, तो कुछ तो लोग वोट डालने पहुँचेंगे, वो पुराने मुद्दे जो है फिर से सिर उठाएँगे। तो आरक्षण का वही एक मुद्दा है, जिस मुद्दे पे जिसके चलते भाजपा को लग रहा है कि वो बुरी तरीके से चुनाव हार भी सकती है, और ये जो अब की बार 400 पार वाला मुद्दा है इन दोनों की वजह से, इसको ख़त्म करने के लिए मोहन भागवत का बयान आया कि हम आरक्षण को समर्थन देते रहेंगे। लेकिन बस उसमें भी इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहन भागवत की हैसियत क्या है, उनकी संवैधानिक हैसियत क्या है, किस हैसियत से उन्होंने ये बयान दिया। अगर राजनीतिक हैसियत से बयान दिया तो उनकी कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं, जैसा वो क्लेम करते हैं। और एक ये क्या नाम है, समाज सुधार की क्या नाम है, आंदोलन चलाने वालों के इस तरीके के बयान देने कोई मतलब है नहीं, उसकी कोई रिलेवेंस है। अगर वो राजनीतिक व्यक्ति होते, जैसा कि संघ अगर एक्सेप्ट करता, हालांकि करधर सब संघ ही रहा है, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। तो राजनीति से अगर कुछ लेना देना नहीं तो क्यों आरक्षण जैसे मामले बयान दे रहे हो, भाई मत दो। वो भाजपा उसको देखने के लिए है, अपना बयान देता रहेगा, लेकिन एक घबराहट है चूंकि, इसलिए मोहन भागवत भी अपना सारा नियम कानून और जो आवरण ओढ़े हुए थे उसको भूल करके बाहर आ गए और उनका कि यार नहीं, हम आरक्षण देते रहेंगे। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात मैं ये बात को कह के बात ख़त्म करूँगा कि मोटे तौर पे जान लीजिए आप लोग, मैंने पहले भी कभी किसी मौके पे मैं और लंबी बात बताऊँगा इसके, कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है और अपनी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो व्यवस्था लाना चाहता है जो आज से 150-200 साल पहले ये व्यवस्था भारत में काम कर रही थी, और जो हज़ारों साल पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन इस व्यवस्था में वो ऐसी व्यवस्था ला पाएगा या नहीं ला पाएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसमें मैं केवल एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देकर के बात को ख़त्म करूँगा। मान लीजिए आज की तारीख में गोमती नदी से कुछ पानी 150 साल पहले निकला और निकल के जाके समुद्र में गिर गया। अब उस पानी को अगर आप समुद्र से वापस लाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए किसी तरीके से आप वापस ले भी आए, तो वो पानी सड़ा हुआ, बदबूदार और कचरे युक्त होगा, जो उस पूरे की पूरी जो तलहटी को जहाँ से पानी वापस लाएगा, दुर्गंध ही फैलाएगा। मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यही काम कर रही है, जिसकी दुर्गंध चारों तरफ फैल रही है। आप भी देखिए। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी बातें आपको और भी आगे बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।